हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, जो कि दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, उस पर बात की थी। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कि जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है और वाइगोत्स्की के द्वारा भी दिया गया है। तो अभी आपके मन में ये कन्फ्यूजन उठ रहा होगा कि यदि एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, और ऑप्शन में आपको वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में किसे सही करना होगा? तो उस कंडीशन में आपको जीन पियाजे को सही करना होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो इसीलिए संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? तो वो जीन पियाजे की मानी जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आपको जीन पियाजे को सही करना होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं है और वाइगोत्स्की ऑप्शन में है, तो आपको फिर वाइगोत्स्की को सही करना है। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की के द्वारा भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, उस पर बात करेंगे। और वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और मुख्य रूप से जेडपीडी के लिए जाने जाते हैं। जेडपीडी का मतलब हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो वाइगोत्स्की मुख्य रूप से किसके लिए? जेडपीडी के लिए माने जाते हैं और रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं इनके सिद्धांत को। इन्होंने अपने सिद्धांत को निम्न कारकों के माध्यम से, निम्न कंसेप्ट के माध्यम से समझाया है। तो हम पहले कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि बालक के विकास पर, यानी बालक के सीखने पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसी वजह से इनको सामाजिक रचनावादी और इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मानना है कि बालक के विकास पर, यानी बालक के सीखने पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सामाजिक रचनावादी। ठीक है, और इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सामाजिक रचनावादी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहीं जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी बल देते हैं। तो इस वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानते हैं कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से नाम हुए? एक तो अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आ जाए तब भी आपको किसको सही करना है? वाइगोत्स्की को सही करना है। उसके बाद अगर सामाजिक रचनावाद सिद्धांत पूछा जाए तो कि सामाजिक रचनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या सामाजिक रचनावाद सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट की बात हुई। अब हम बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की। और दूसरे कंसेप्ट के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, यानी कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है और उससे अंतःक्रिया करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए शुरुआत में बच्चा किसके संपर्क में आता है? परिवार के संपर्क में आता है। ठीक है, तो परिवार के लोगों के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। उसके बाद विद्यालय जाता है, विद्यालय के लोगों के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। उसके बाद समाज के लोगों के संपर्क में आता है और समाज के लोगों के बीच में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। किसमें होता है? अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब हो गया कि दूसरों से इंटरेक्ट करना, है ना, समाज के लोगों के बीच में बात करना,
एक दूसरे से बातचीत करने को क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द और है कि अंतरावैयक्तिक, ये शब्द पूछा जाता है, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में दोनों में क्या अंतर होता है। तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है कि दूसरे से बात करना, है ना, एक दूसरे से बात करना, समाज के लोगों के बीच में बात करना, उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। और अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है कि स्वयं से ही बातचीत करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से ही बातचीत कर रहा है तो यानी कि वो अंतर्वैयक्तिक अंत्यक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, ये हुई दूसरे कंसेप्ट की बात। उसके अलावा जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा एवं विचार की भी बात करते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि यदि भाषा एवं विचार की बात करें तो जन्म से, अगर हम जन्म से और 2 वर्ष के बच्चे की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे का जो भाषा विकास होता है वह कैसा होता है, यानी इस अवस्था में बालक हाव भाव के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंत्यक्रिया करता है, लोगों से बात करता है ना, दूसरों को अपनी बातें समझाता है। कैसे, मान लीजिए कि कोई छोटा सा शिशु है ना, वो किस तरीके से अपने हाव भाव से और दूसरों को समझाएगा। तो मान लीजिए किसी छोटे से शिशु को कोई चीज़ समझ में आ रही, कोई चीज़ पसंद आ गई, है ना, तो वो क्या करेगा, फुल बॉडी मूवमेंट करेगा, हाथ पैर फेंकेगा, है ना, खुश होगा, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पसंद आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए कि बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो बच्चा क्या करेगा, उसको फेंक देगा, इधर उधर गिरा देगा, है ना, रोने लग जाएगा, है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव हमें दिखने लगेगा। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक हाव भाव के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, क्योंकि इस अवस्था में छोटे छोटे शब्द भी बच्चा बोलने लग जाता है ना। पिछली अवस्था में भी हमने बात करी थी कि बच्चा सार्थक शब्द लगभग 12 महीने में बोलना प्रारंभ कर देता है। तो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा कैसे हाव भाव के माध्यम से अंत्यक्रिया करता है। ठीक है, वहीं हम बात करें 3 से 6 वर्ष के बच्चे की, तो इस अवस्था में बच्चा अपने से ही बातचीत करते हैं, खुद से ही बातचीत करते हैं। यानी कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक जोर से बोल करके खुद से ही बातें करते हैं, और इसे क्या बोला गया है, आंतरिक संभाषण बोला गया है, निजी संभाषण इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपनी भाषा का प्रयोग सामाजिक संचार के लिए ना करके बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। अब अपने व्यवहार को कैसे निर्देशित करते हैं, यानी कि इस अवस्था में बच्चा कैसा, उसका जो भाषा संप्रेषण होता है, भाषा अभिव्यक्ति होती है, कैसी होती है, बाहरी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम चिंकी है, ठीक है, तो वो अपने व्यवहार को किस तरीके से प्रदर्शित करती है कि वो जोर जोर से बोलेगी अपने ही नाम को, यानी अपने आप से वो बातचीत कर रही है अपने नाम को बोल करके कि चिंकी अब ये करेगी, चिंकी अब नहाने जाएगी, चिंकी अब खाना खाएगी, है ना, चिंकी अब ये करेगी, चिंकी अब वो करेगी। जबकि वो बोल कैसे रही है, जोर से बोल रही है। उसके आसपास के लोग भी क्या है, उसको सुन रहे हैं कि हाँ ये अपने आप से ही बात कर रही है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जोर से बोल करके खुद से ही बातें करता है, और इसी को ही वाइगोत्स्की के द्वारा आत्म संभाषण या निजी संभाषण बोला गया है। ठीक है, तो ये रही 3 से 6 वर्ष की बात। और वहीं हम बात करें 7 वर्ष के बाद की, 7 वर्ष की अगर हम बाद की बात करें तो इस अवस्था में विचारों का प्रारंभ हो जाता है, बच्चा चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में जो बालक की भाषा अभिव्यक्ति बाहरी रूप से ना होकर के आंतरिक रूप से होती है। ठीक है, कैसे कि जो बच्चा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जोर से बोल करके खुद से बातें कर रहा था, इस अवस्था में वो जोर से ना बोल करके साइलेंटली खुद से बातचीत करता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा जोर से ना बोल करके खुद से ही, यानी साइलेंटली खुद से ही बातचीत कर रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है ना, अंदर ही अंदर बात कर रहा है। ठीक है, किसमें कर रहा है, 7 वर्ष से अधिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा जोर से बोल करके खुद से बातचीत कर रहा था, यानी आत्म संभाषण कर रहा था, वो इस अवस्था में आके चिंतन का रूप ले लेता है। ठीक है, उसको क्या कहा गया है, यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था में किया गया आत्म संभाषण इस अवस्था में चिंतन का रूप ले लेता है। और वाइगोत्स्की मानते हैं कि शुरुआत में तो भाषा और चिंतन
अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में चलकर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे पर पूरे तरीके से निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही भाषा एवं विचार की बातें हो गई, तीसरे कंसेप्ट की बात हो गई। ठीक है, और अब हम एक बार इनके रिवीजन को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इसके चौथे कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए। चलिए, जो पहला कारक था, हम जो पहला कारक हमने अभी पढ़ा, सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक कारक जो थे इसके, तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी तथा इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है ना। तो मुख्य रूप से आपको ये जो नाम है वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, है ना, या सामाजिक रचनावाद किसको माना जाता है ना, या फिर जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वो दे देंगे और उसमें जीन पियाजे और इनका भी नाम डाल देंगे कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों का नाम दिया गया है और संज्ञानात्मक शब्द आया है तो आपको जीन पियाजे को केवल और केवल तभी सेलेक्ट करना है, अदरवाइज जीन पियाजे को सेलेक्ट ना करके आपको वाइगोत्स्की को सही करना है। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ जाए तो तब जीन पियाजे को भी सेलेक्ट नहीं करना है ना, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछ लिया जाए कि इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और ऑप्शन में आपको जीन पियाजे भी मिल गए और वाइगोत्स्की भी मिल गए, तो आपको उस कंडीशन में केवल और केवल वाइगोत्स्की को ही सही करना है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत केवल और केवल वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, ना कि जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे को सही कब करना है, केवल संज्ञानात्मक शब्द आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सामाजिक अंत्यक्रिया की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब हो गया इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब मैंने क्या बताया कि दूसरों से बात करना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, है ना, समाज के लोगों के बीच में बातचीत करना, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति बोलते हैं। और जबकि अंतरावैयक्तिक जो होता है, अंतरावैयक्तिक का मतलब हो गया कि स्वयं से बातचीत करना। ठीक है, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं से बातचीत करना। चलिए, अब हम बात करेंगे भाषा एवं विचार की। तो भाषा एवं विचार में वाइगोत्स्की कहते हैं कि जन्म से 2 वर्ष का बालक क्या करता है, सोशल स्पीच करता है, और इस अवस्था में बच्चा हाव भाव के माध्यम से और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंत्यक्रिया करता है ना, लोगों को अपनी बातें समझाता है। उसके बाद 3 से 6 वर्ष का बालक प्राइवेट स्पीच करता है, और इसमें क्या होता है कि बालक भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करता है, और इसे क्या बोला गया है, आंतरिक संभाषण बोला गया है और निजी संभाषण बोला गया है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक संभाषण की बात किसके द्वारा कही गई है, तो वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई है ना। और यहीं पर इसी अवस्था को जीन पियाजे ने क्या बोला है, जीन पियाजे ने इसको बोला है आत्म केंद्रित। ठीक है, जो बच्चा स्वयं से जो बातचीत करता है उस अवस्था को जीन पियाजे ने बोला है आत्म केंद्रित, जबकि वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया है आत्म संभाषण या निजी संभाषण। ठीक है, सीटेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 7 वर्ष के बच्चे की अगर हम बात करें तो 7 वर्ष के बच्चा जो है साइलेंट इनर स्पीच करता है, यानी कि इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से ना करके आंतरिक रूप से होती है, यानी कि वो साइलेंटली चुपचाप अपने आप से बातचीत करता है। अर्थात 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो किया गया आंतरिक संभाषण इस अवस्था में क्या चिंतन का रूप ले लेता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में तो भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन अंत में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे जेडपीडी की और इसके फोल्डिंग की और एमकेओ की। ठीक है, यानी कि चौथे कंसेप्ट की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेडपीडी की। जेडपीडी का मतलब हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है कि आपको ये सर्कल दिख रहा होगा अंदर वाला,
ये जो सर्कल है यानी कैन डू एलोन, यहाँ पे बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है ना, जो भी उसकी एबिलिटी है, जो भी उसकी काबिलियत है ना, उसके हिसाब से जो वो प्रेजेंट में यानी वास्तविक जो स्तर है उसका, वास्तविक ज्ञान का स्तर है वो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, और ये क्या है, बाहरी जो इसका सर्किल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, आउट ऑफ रीच यानी कि बच्चे की पहुंच से बाहर है ना। लेकिन अगर बच्चे की मदद कर दी जाए तो बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है ना। यहाँ पे तो बच्चा का प्रेजेंट ज्ञान है और यहाँ पे वो वाला ज्ञान है जो बच्चा प्राप्त करना चाहता है, जो बच्चा सीखना चाहता है ना। तो यदि अगर बच्चे की मदद कर दी जाए तो बच्चा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है ना। अपने इनिशियल जोन को बच्चा छोड़ सकता है, अगर उसको थोड़ा सा एफर्ट्स दे दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा, अपना इनिशियल जोन को, प्रारंभिक क्षेत्र को छोड़ करके अगले जोन में पहुंच जाएगा, यानी कि उसका विकास स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जो जेडपीडी होता है उसको क्या बोलते हैं, बालक के वास्तविक विकास स्तर को और संभावित विकास स्तर के बीच की जो खाई होती है, जो बीच का अंतर होता है, ये क्या होता है, जेडपीडी होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको ढांचा भी बोलते हैं। इसको क्या बोला गया है, ढांचा भी बोला गया है, इसको पाड़ भी बोला गया है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो वहां पे पाड़ शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो जेडपीडी किसको बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बालक का वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो अंतर होता है, बीच की जो खाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम जेडपीडी बोलते हैं। यानी कि बच्चा अपनी इस स्टेज में है और उसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो बच्चा कहाँ पहुंच जाता है, उस स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेज में पहुंचने तक और यहाँ से जहाँ से उसने शुरुआत करी है और जहाँ से उसका विकास संभावित हो सकता है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो जेडपीडी होता है ना। जैसे मान के चलिए, इसको ऐसे समझिए कि छोटा सा बच्चा जब तक घर पे रह रहा होता है, घर पे सीख रहा होता है, तो उसका विकास घर पे ही होता है। लेकिन जब हम बच्चे को विद्यालय में पहुंचा देते हैं तो विद्यालय में उसका विकास और तीव्र गति से होगा। ठीक है, तो घर से हम विद्यालय की ओर ले गए बच्चे को, एक बच्चा घर पे ही सीख रहा था और उसी बच्चे को अगर हम विद्यालय में डाल देते हैं थोड़े एफर्ट्स से, तो बच्चा क्या है, फिर और तीव्र गति से सीखेगा। तो फिर ये जो गैप हुआ, ये जो खाई हुई बीच की, घर से लेकर विद्यालय बच्चे को पहुंचाने तक की, इसी को जेडपीडी बोलेंगे। ठीक है, चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। यहाँ पे ये लड़की है जो यहाँ पे पहुंचना चाहती है ऊपर, है ना, और एक व्यक्ति आपको ये दिख रहा होगा, जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये जो है इस लड़की की वास्तविक स्तर हुआ, लेकिन अगर इसकी मदद करने के बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये इसका संभावित विकास स्तर हुआ। तो इन दोनों के जो बीच का जो ये गैप है, जो ये चढ़ने वाली है, जो किसी की मदद से ये पार करेगी, तो जो बीच का जो गैप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। ठीक है, अब जेडपीडी देखो यहाँ पे कैसे बोलेंगे इसको, ये बच्चे की माँ है और इस बच्चे को क्या है, साइकिल चलाना सिखा रही है ना, साइकिल चलाना सिखा रही है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को साइकिल पकड़ के ही सिखाते हैं। उसके बाद में एक समय आता है कि बच्चा अपने आप ही चलाना सीख जाता है और उसके बाद तो हाथ छोड़ के भी चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है कि बच्चे को ये हेल्प के द्वारा साइकिल चलाना सिखा रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब बच्चा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के साइकिल चलाना सीख जाता है और इस तरीके से चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा हेल्प के द्वारा सीख रहा है, यहाँ पे बच्चा खुद ही सीख गया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ, यहाँ पे बच्चा हेल्प के द्वारा सीख रहा था और यहाँ पे वो इतनी प्रैक्टिस करी, उसको इतना निर्देशन दिया गया, इतनी ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद में क्या है, बच्चा सीख गया। तो जो परफेक्ट सीखने तक का, यानी कि बच्चा का इनिशियल स्टेज से लेके परफेक्शन तक का जो के बीच का जो अंतर होता है, उसको जेडपीडी बोलते हैं। जेडपीडी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा केवल शुरुआत कर रहा है और यहाँ पे बच्चा सीख चुका है। तो उसके बीच का जो गैप होता है, जो ढांचा होता है, जो पाड़ होती है ना, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि ये जो है, ये बच्चे का पास्ट है, यानी कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन, बच्चा जो कुछ भी जानता है वो ये जानता है। ठीक है, और बच्चा जो कुछ भी जानता है, व्हाट इज नॉट नोन, ये बच्चा नहीं जानता है। लेकिन अगर इसकी मदद कर दी जाए इस बच्चे की, तो क्या इसको जान सकता है कि नहीं जान सकता है, बिल्कुल जान सकता है कि बच्चे की जब मदद की जाएगी तो बच्चा अपने इस जोन को छोड़ करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्या है, व्हाट कैन बी नोन विद असिस्टेंट, जो कुछ भी सहायता के द्वारा यानी असिस्टेंस के द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, जेडपीडी बोलेंगे।
ठीक है, बच्चा जो कुछ भी जानता है प्रेजेंट में, यानी वास्तविक विकास स्तर ये हुआ, संभावित विकास का स्तर वो ये हुआ। लेकिन अगर बच्चे की थोड़ी सी मदद, ये वाली जो खाई है ये क्या हो गई, मदद के द्वारा पार की जा सकती है, तो इसी को, जो खाई है बीच का जो हिस्सा है, इसी को क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और अब हम बात करेंगे इसके फोल्डिंग की, इसके फोल्डिंग की बात करेंगे और एम की उक की बात करेंगे। इसके फोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं मचान, क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं, और एम के ओ को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल देन अदर। क्या बोलते हैं इसको, मोर ठीक है, मोर नॉलेजेबल देन अदर किसको बोलते हैं, एम के ओ को बोलते हैं, और इसके फोल्डिंग को बोलते हैं मचान। ठीक है, तो समझते हैं किसको बोलते हैं, मचान। यह एक ऐसी निर्देशात्मक तकनीक व सहायता होती है जिसके द्वारा बालक को कई कौशलों में प्रवीण किया जाता है। तो मचान क्या होती है, यानी इसके फोल्डिंग क्या होती है, ये एक निर्देशात्मक तकनीक होती है, निर्देशात्मक तकनीक और सहायता होती है जिसके द्वारा जो है बालक को कई कौशलों में क्या किया जाता है, प्रवीण किया जाता है। ठीक है, वहीं एमकेओ क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान और कौशल व जानकारी रखता है ना, और सामने वाले के कौशलों में प्रवीणता लाने के लिए निर्देश व सहायता देता है। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अधिक ज्ञानी होता है, अधिक नॉलेजेबल होता है, जो दूसरे बच्चे के कौशलों में प्रवीणता लाने के लिए उसको सहायता और निर्देशन देता है, उसको बोलते हैं एमकेओ। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मचान क्या होता है, यानी कि इसके फोल्डिंग हम समझेंगे। ठीक है, तो ये एक बच्चा आपको दिख रहा होगा जो कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, और यहाँ पे एक टीचर दिख रहा है जो बच्चे को क्या है, कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मचान किसको बोलते हैं, मचान बोलते हैं कि जो मदद दी जाती है, जो निर्देशन दिया जाता है, जो गाइडेंस दी जाती है ना, जिसके माध्यम से दूसरे के कौशलों को प्रवीण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, यानी मचान बोलते हैं। तो टीचर के द्वारा जो इस बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है, जो इस बच्चे को निर्देशन दिया जा रहा है, जो इस बच्चे को हेल्प दी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको इसके फोल्डिंग बोलेंगे, उसको मचान बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लड़की यहाँ पे पहुंचना चाहती है ना, तो लेकिन इसकी मदद कौन कर रहा है, ये व्यक्ति इसको हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो इसको मदद दी जा रही है ना, जो इसको हेल्प की जा रही है, जो इसको गाइडेंस दिया जा रहा है, जो इसको निर्देशन दिया जा रहा है, वो क्या है, वो मचान है, उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, यहां समझिए इसमें क्या है कि इसकी माँ के द्वारा इस बच्चे को सिखाया जा रहा है, यानी इस बच्चे की क्या हेल्प की जा रही है, इसको निर्देशन दिया जा रहा है कि इस तरीके से चलाना है, इसको नहीं, इस तरीके से नहीं पकड़ना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो हेल्प देने का कार्य, निर्देशन देने का कार्य, गाइडेंस देने का कार्य कौन कर रहा है, वो इसकी माँ कर रही है। तो जो हेल्प हुई, क्या हेल्प, जो हेल्प हुई, जो निर्देशन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, इसके फोल्डिंग बोलेंगे, यानी कि मचान बोलेंगे, है ना। और इस मचान का, यानी कि इसके फोल्डिंग को, यानी कि इस जगह पे इसके फोल्डिंग क्या हुई कि इन जो नीचे जो दो लोग आपको दिख रहे हैं, इसके द्वारा इस व्यक्ति को ऊपर चढ़ाया जा रहा है ना, रॉक क्लाइंबिंग कराई जा रही है, ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ये बच्चा रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। तो इसके द्वारा जो ये बच्चे को क्या है, सपोर्ट दी जा रही है, इसको हेल्प दी जा रही है, इसको थोड़ा सा क्या है, हेल्प दी जा रही है ऊपर को चढ़ाने में। तो जो हेल्प है उसको ही बोलेंगे इसके फोल्डिंग, यानी कि मचान। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एमकेओ की। तो एमकेओ का मतलब हो गया मोर नॉलेजेबल देन अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल का मतलब है कि जो अधिक ज्ञानी है, जो अधिक कौशल रखता है ना, जो अधिक जानकारी रखता है दूसरे से, उसको बोलते हैं एमकेओ। तो यहाँ पे एमकेओ कौन हुआ, ये व्यक्ति इसको सिखा रहा है, इसको जानकारी दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एमकेओ कौन हुआ, यहाँ पे ये हुआ, है ना। मोर नॉलेजेबल कौन हुआ, ये हुआ, टीचर हुआ। इस जगह पे मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी कि यहाँ पे एमकेओ कौन हुआ, तो यहाँ पे हुआ एमकेओ ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अधिक ज्ञानी है ना, ये पहले पहुंच चुका है उस जगह पे, तो इसकी मदद कर रहा है। ठीक है, इसको चढ़ाने में क्या कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है। इस जगह पे एमकेओ कौन हुआ, ये हुआ। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एमकेओ कौन हुआ, तो एमके हुआ ये लड़की, ये जो बच्चे की माँ है, इसको बोलेंगे हम एमकेओ। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा निर्देशन दिया जा रहा है, इसके द्वारा हेल्प दी जा रही है। और यहाँ पे एमकेओ कौन हुए, तो वो ये हुए। ठीक है,
तो अभी हमने बात की ZPD इसके फोल्डिंग की, और उसके बाद में MQ की, है ना। तो तीनों को अब एक साथ समझते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पूरे तरीके से क्लियर हैं तो कितने भी क्वेश्चन वो बना के दे दें, चाहे पेडागोजिकल क्वेश्चन दे दें, तब भी आप कर दोगे, है ना। तो हम इस चित्र में सबसे पहले तीनों की बात करेंगे, यानी कि ZPD की बात करेंगे, इसके फोल्डिंग की बात करेंगे, MQ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ZPD की। तो ZPD का मतलब है कि ये बच्चा अभी सीख रहा है ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये परफेक्ट तरीके से सीख जाएगा। तो जब परफेक्ट होने तक का, जीरो से लेकर के परफेक्ट होने के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलेंगे ZPD, है ना। और जो ये हेल्प दी जा रही है, इस टीचर के द्वारा इसको हेल्प दी जा रही है, उस हेल्प को बोलेंगे, उस मार्गदर्शन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मचान बोलेंगे, यानी कि इसके फोल्डिंग बोलेंगे। और जिसके द्वारा ये हेल्प दी जा रही है, जिसके द्वारा ये मदद की जा रही है, उसको बोलेंगे हम MQ। ठीक है, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके ZPD क्या हुआ कि ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ना चाहती है। तो अभी ये यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ पे चढ़ जाएगी, तो उसके बीच का जो ये गैप हुआ, ये जो अंतर हुआ, इसको बोलेंगे ZPD। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें अगर इसके फोल्डिंग की, तो इसके फोल्डिंग का मतलब है इस व्यक्ति के द्वारा जो इसको मदद दी जा रही है, तो उस मदद को क्या बोलेंगे, इसके फोल्डिंग बोलेंगे, मचान बोलेंगे। और जो ये मदद जिसके द्वारा दी जा रही है उसको बोलेंगे MQ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कि ये बच्ची जो है यहाँ पे साइकिल चलाना सीख रही है, अभी मदद के द्वारा सीख रही है, लेकिन एक दिन बिना मदद के द्वारा ये परफेक्ट तरीके से चलाना सीख जाती है। तो अभी यहाँ हेल्प के द्वारा सीख रही है और वहां पे बिना हेल्प से चलाना सीख जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, उसको ZPD बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा यानी इसकी माँ के द्वारा जो इसको हेल्प की जा रही है उसको बोलेंगे इसके फोल्डिंग, यानी कि मचान। ठीक है, और जो MKO है, यानी जिसके द्वारा हेल्प दी जा रही है, जिसके द्वारा सिखाया जा रहा है, उसको बोलेंगे MKO। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कि ये अभी नीचे था, ठीक है, उसको चढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो जो बीच का गैप बनता है उसको बोलेंगे हम ZPD। ठीक है, उसके बाद में जो मदद इन दोनों ने की है इसके लिए, उस मदद को बोलेंगे हम मचान, इसके फोल्डिंग। और जिनके द्वारा ये मदद दी जा रही है, यानी इन दोनों के द्वारा दी जा रही है, तो ये दोनों हुए MKO, यानी कि मोर एलिजिबल देन अदर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अब हम करते हैं कुछ संभावित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो इस सिद्धांत पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया है, या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है, तो लैब वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लैब वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, तो बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक की बात किसने की है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर और बात करें हम, तो सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल की, तो ये मॉडल तो यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया है, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके बाद अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सांस्कृतिक की बात किसने की है, संस्कृति पर जोर कौन देते हैं, वाइगोत्स्की देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लैब वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है ना। तो व्यक्तिगत वाक की बात करी जा रही है। वाक का मतलब है कि जो बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, साइना क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है। और स्वयं से बात करने को क्या बोला है, वाइगोत्स्की के द्वारा क्या बोला गया है, आत्म संभाषण, निजी संभाषण, या फिर उसको स्वनियमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। स्वनियमन का मतलब है कि आत्म संभाषण या फिर निजी संभाषण। ठीक है, और आत्म केंद्रित ये तो किसने बोला है, ये तो जीन पियाजे के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है,
एक विशिष्ट संप्रत्य को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो अध्यापिका क्या कर रही है इसमें कि एक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रही है, यानी कि आधा हल किया हुआ बच्चे को उदाहरण दे दिया ताकि बच्चा अब अपने बुद्धि का यूज करके, अपनी सूझबूझ का क्वेश्चन हल वो करके यूज करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। तो यानी कि टीचर क्या कर रही है? अवलोकन अधिगम नहीं, पाढ़, बिल्कुल पाढ़। बच्चा जो टीचर है वो किसका काम कर रही है? बच्चे को पाढ़ प्रदान करने की बात कर रही है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये बच्चे का जो है वास्तविक ज्ञान स्तर है और ये बच्चे का संभावित ज्ञान स्तर है। तो जो बीच का जो कार्य है, जो टीचर ने क्या किया है, बच्चे को इस जगह पे जो बच्चा है उस बच्चे को आधा हल किया हुआ क्या देती है? उदाहरण देती है, जिससे वो बच्चा कंप्लीट करके कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पे पहुंच जाए। तो एक तरीके से उसने क्या है, इसकी बात की है। तो बच्चे को क्या प्रदान किया है उसने? पाढ़ या ढांचा प्रदान किया है ना? और वैसे भी पाढ़ या ढांचा की बात भी किसने की है? वो भी आप ऐसे भी सही कर सकते थे कि जो वाइगोत्स्की की बात तो हो रही है, तो पाढ़ जो है किसके द्वारा किसकी द्वारा बात की गई है? तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बात की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जेडपीडी का जो उपयोग है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का जो उपयोग है, वो किसके लिए हमें करना चाहिए? तो शिक्षण एवं मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। ठीक है, तो इस जगह पे जो ऑप्शन होगा, देखो, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। केवल मूल्यांकन, इसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी जो केवल वाला जो शब्द होता है, केवल का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, है ना? और साइकोलॉजी में ये केवल शब्द जो है नेगेटिव वर्ड माना जाता है। और जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो आपका आंसर नेगेटिव का भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखते ही इस चीज को क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस कर सकते हैं। केवल शिक्षण, ये भी गलत होगा। तो शिक्षण एवं मूल्यांकन ये हमारा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक विकास की हो रही है। तो ये किस पे निर्भर करता है? मानसिक परिपक्वता की, इसकी बात नहीं हुई। शारीरिक परिपक्वता, इसकी भी बात नहीं हुई। आनुवंशिकी, इसकी बात नहीं हुई। सामाजिक अंत्यक्रिया की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के अधिगम को सुसाधित करने के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। तो देखो, नकारात्मक प्रतिपुष्टि का मतलब हो गया नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक तो बच्चे को कभी भी देना नहीं चाहिए, है ना? बाकी सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन का जो संप्रत्य किसके स्किनर ने बोला है, उसकी बात नहीं हुई है। तो बच्चे को क्या देना चाहिए? यहाँ पे हमको पाठ प्रदान करनी चाहिए, यानी बच्चे को ढांचा प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने इनिशियल स्टेज को छोड़ करके एक संभावित विकास स्तर में पहुंच सके, है ना? बच्चा विकास कर सके, अपने कौशलों का विकास कर सके, बुद्धि का विकास कर सके। इस वजह से बच्चे को क्या एक पाठ प्रदान करनी चाहिए, ढांचा प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि वाइगोत्स्की संस्कृति पर भी जोड़ देते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, यानी कि ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस तरीके की वीडियो। क्योंकि हम जो साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, इवन साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस को बिल्कुल क्रम से लेकर के चल रहे हैं। और ये जो क्लासेज हैं, इस क्लासेज में जो पॉइंट यूज किए गए हैं वो बिल्कुल सटीक, और हर पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी पेपर में आपको वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।